हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो आज बेटा हम देखिए बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टर्म सेकंड पेपर की हम बात कर रहे हैं। सो ये लगभग मुझे लग रहा है सारे बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने फर्स्ट पेपर को कोशिश की है काफ़ी हद तक कवर करने की। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए वीडियो बनाए हैं और सेकेंड पेपर भी ज़्यादा लेंथी है, तो उस वजह से मैं फर्स्ट पेपर में कुछ टॉपिक स्किप भी कर रहा हूँ। सारे टॉपिक में कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन पर्याप्त है। अगर आप उतना भी तैयार कर लेते हैं तो आप फर्स्ट पेपर में भी अच्छा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड पेपर को मैं स्टेप बाय स्टेप लेके क्रम से सारा का सारा लेके चल रहे हैं, इसमें कुछ भी स्किप करने वाले हम नहीं हैं। सो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खासतौर जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी शायद नया ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं सेकंड पेपर का स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके कोर्स में है 30% जो रिड्यूस उसको नहीं लेंगे, जो आपके कोर्स में उसको लेके चलेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि हर एक टॉपिक की यहाँ पर बात हो, ठीक है, डिटेल से। सो बात करते हैं। देखिए हमें जो बात करनी है वो सबसे पहले बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ये सारी चीज़ें हैं। उसकी बात करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन का, जो कि क्लास 10 से ही रिलेटेड और आपके क्लास 12 का भी है। उस बेसिक को अगर आप समझ लेंगे तो आगे की जो भी बात है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी आपको समझने के लिए। डायरेक्शन में आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप समझ के करेंगे उसको। सो थोड़ा सा शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन से, है ना। क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्लास 10 के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की क्या होता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो आपको पता भी है मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों को। क्या होता है जब कोई लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, देखिए बात जरूरी है, क्या मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो उसके आर पर लाइट नहीं जा पाएगी, ठीक है, वहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसपेरेंट मीडियम की। सो जब लाइट रे क्या करती है, किसी वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो उसको इसी रास्ते पर चलना चाहिए भाई, क्योंकि आप पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कि जो लाइट रे है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लेकिन कब, एक ही माध्यम में। अगर माध्यम आपके चेंज होंगे, मीडियम आपके चेंज हो जाएंगे, तो लाइट रे का जो पाथ है वो फिर आपका स्ट्रेट नहीं रहेगा, बल्कि कुछ आपको डेविएट सा दिखाई देगा, ठीक है, कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। तो क्या है आपका रिफ्रैक्शन की जब कोई लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या होगा, या तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। ये जो चीजें इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल का मतलब है आप जिस भी सरफेस की बात कर रहे हैं उस सरफेस पर वो एंगल कितना बना रहा हो, 90 बना रहा हो, ठीक। तो सारी जगह 90 हो। जो लाइट रे हुई है इसे नॉर्मल को हिंदी में कहते हैं अभिलंब, ठीक है। और जो आपकी वाली रे है इसे कहते हैं आप इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हिंदी में कहते हैं इसको आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, तो ये अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। या तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। दूर की ओर चलेगी, जाना था इधर, इससे थोड़ा दूर हो गई, इससे थोड़ा नीचे हो गई, ठीक है। सो ये आपकी इंसिडेंट रे जो लाइट रे आपकी दूसरे मीडियम में जा रही है वो रिफ्रैक्ट हो गई है। सो इसे कहते हैं आप रिफ्रैक्टेड रे, ना हिंदी में कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। सेम चीज इसके लिए, ठीक। सो क्या आपका रिफ्रैक्शन सिंपल सी बात है कि जब आपकी लाइट रे क्या होती है, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। सो दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को आपका कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, और कैसा माध्यम, पारदर्शी, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। सो प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब तुमने कहा सर आपने एक में इधर की ओर झुका दिया, एक में इधर की ओर ले गए, मतलब क्या कोई कंडीशन है, तो बिल्कुल कंडीशन है यहाँ पर। अगर लाइट रे आपकी रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो उस केस में जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल की ओर आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। लेकिन अगर लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जा रही है तो फिर जिस रास्ते पर जा रही है तो उससे थोड़ा दूर चली, नॉर्मल से क्या होगी, दूर की ओर जाएगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, अच्छा ये वाला एंगल क्या होता है, इसे तो बता सकते हैं, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे नाम क्या देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में कहते हैं इसको आपतन कोण,
ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, अब इस वाले से कोई मतलब नहीं, ये वाला एंगल जो आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। याद रखिए रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेम चीज यहाँ हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप इस केस में देख पा रहे हैं जो आपका आई है वो इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये जो आपका आर है क्या इससे थोड़ा सा कम है। यानी जब आपका रेयरर से डेंसर में गया है तो इस केस में जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल है वो लेस देन हो जाएगा किससे? इंसिडेंस से। जब डेंसर में जाएगी तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी आई से, और जब इसमें जाएगी तो यहाँ पर आर ज्यादा हो गया, इतना था आई, इससे कुछ ज्यादा हो गया, तो जो आर है वो ग्रेटर देन हो गया किससे? आई से। तो आप ये छोटी छोटी सी बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, कोई रटने वाली बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। आप कितना ही लिखना है, डेविएट हो जाना, ठीक है। अब डेविएट दो तरीके से हो सकता है, अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, या फार अवे फ्रॉम नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर हट जाती है। इतनी बात लिखने के बजाय हम सीधे कह देंगे डेविएट हो जाती है। ज़्यादा मतलब कठिन लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, सीधे कहते हैं डेविएट हो जाए, और डेविएट में दोनों ही बातें आ जाएंगी, या तो इधर चला जाए इधर चला जाएगा। बस आपको याद रखना है कि कब आपका नॉर्मल की तरफ आएगा, जब डेंसर मीडियम में बात करना, सेकंड मीडियम डेंसर तो नॉर्मल की तरफ आएगा, आर की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर सेकंड मीडियम में आपका क्या रेयरर है तो फिर आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चला जाए, एंगल ज्यादा बनने लगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। सो ये तो थी सिंपल सी बात है रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन में आपके दो रूल्स हैं जो आपको मुझे उम्मीद है कि याद ही होंगे। पहला रूल्स क्या था? पहला रूल्स ये था कि आपकी इंसिडेंट रे, वही पुराना वाला जो रिफ्लेक्शन में था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा कौन? नॉर्मल। कहाँ पर? इस पॉइंट पर। अब नॉर्मल तो भाई यहाँ भी हो सकता है, तो इस बात को थोड़ा याद रखिए। नॉर्मल कहाँ पर? एट अप, यहाँ पर भी नॉर्मल हो सकता है। तो नॉर्मल के लिए कंडीशन होता नहीं, कहाँ पर नॉर्मल? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है। तो तीन चीजें, कौन कौन? इंसिडेंट रे, और कौन? बाद वाली रे का नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरा कौन है? नॉर्मल। बस नॉर्मल। ऑल लाई इन सेम प्लेन, सारे के सारे क्या होते हैं आपके? सेम प्लेन में होते हैं। ये तीन नाम आपको याद रखने, कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, ठीक है ना, लानी आर ए, रिफ्रैक्टेड, और नॉर्मल। ये तीनों कहाँ होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। बोर्ड की बात हो रही है तो सारी सारी बोर्ड पर बात होगी। अगर आप वाटर की सरफेस की बात करें तो ये सारी चीजें क्या होंगी? उसी सरफेस पर ही होंगी, तीनों की तीनों, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कहाँ पर? इसको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा लिखिए। नॉर्मल कहाँ? एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए थोड़ा सा बताना है। नॉर्मल कहाँ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल। कहीं हर जगह नहीं, प्लेन जैसे मान लीजिए प्लेन है तो यहाँ भी नॉर्मल हो सकता है, यहाँ भी नॉर्मल हो सकता है, हर जगह नहीं। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल है आपका वो आपका, ठीक है। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, इसको अगर आप हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? हिंदी में हो जाए भाई, आपतित किरण, आपतित किरण, और कौन? अपवर्तित, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण, और तीसरा कौन? अभिलंब। कहाँ पर? इसको बताना जरूरी है, नाम तो तीन ही है, आपतित, अपवर्तित और अभिलंब। लेकिन अभिलंब के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ? अभिलंब कहाँ पर? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। यहाँ पर दो रूल्स है ना आपके, यहाँ पर आपका दो रूल्स हैं। ये पहला रूल्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल अपने ही नाम से पूछा जाता है। दूसरा रूल है जो आपका रिफ्लेक्शन का, उसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सो दोनों नियम कम पूछे जाते हैं और केवल दूसरा ज्यादा पूछा जाता है। क्या है आपका? स्नेल्स लॉ। स्नेल ने ये बताया कि आपका पहले मीडियम के लिए जो एंगल बना था क्या? आई, इसके साथ साइन लगा दीजिए, साइन आई। और जो दूसरे मीडियम के लिए जो एंगल बना वो क्या? आर है, तो आर के साथ भी साइन लगा दीजिए,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन का जो रेशियो आएगा, ये दोनों रेशियो तो होंगे, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट नंबर को मैंने एन से डिनोट कर दिया, ठीक है। क्या है, साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, तो आपतन कोण की ज्या, आई क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो है वो हमेशा निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस निश्चित का एक नाम भी है। अब यहां से अब समझने वाली बात है, देखिए यहां से जो आप नंबर की बात करेंगे एन के लिए, फिर वहां से आपकी कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो फिर आपका जब तक लाइट चलेगा तब तक दिक्कत क्रिएट करेगा। सो आप एन के लिए जब नंबर की बात करें तो उसको जरा ध्यान दीजिए। लाइट कहाँ जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, तो एन किसका कहलाएगा, दूसरे का। N2 ऐसे तो लिखते हो, जैसे B1 तो कैसे ऐसे थोड़ी लिखते हो, B1 जो भी लिखते हो वो यहाँ पर नाम देते हो, B2 यहाँ देते हो। तो N किसका है, जहां पर लाइट रे फाइनली पहुंच रही है, इस बात को मेरी बिल्कुल फोकस करके बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जहां पर लाइट रे फाइनली जा रही है, आगे इस बात का बहुत ज्यादा यूज होगी, इसलिए मैं प्री प्लानिंग करके लिए मैं बात करने वाला हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी की बात है आज के लेक्चर में। आप जिस भी मीडियम में लाइट रे जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उसी मीडियम का लेते हैं, ये याद रखिए। जिस मीडियम में लाइट जाएगी उसी का लेंगे। अभी आगे जब डायरेक्शन आएंगे ना आपके, तो फिर वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाए, आपको पता ही चले कौन सा एन कहां पर लेना, तो इसलिए अभी से ध्यान दीजिए, जहां पर लाइट गई वहीं का एन लेना। तो एन किसका, अब यहाँ थोड़ी लिखोगे, ऐसे थोड़ी लिखोगे, ये थोड़ी लिख दोगे, हमेशा बाद में लिखेंगे किसका एन, जहां पर लाइट जा रही है उसका एन, किसका 2 का, कहां से आई, पहले से आई, ये याद रखिए। इसे पढ़ेंगे क्या, एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या है यहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब ये बताया जहां लाइट जा रही है, एन किसका, 2 का, ऑफ सेकंड मीडियम, ऑफ सेकंड मीडियम कहां से आई, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव, इसको पढ़ना सीखिए, ठीक है। क्या है आपके, पहले के सापेक्ष, पहले का है नहीं, पहले के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ना, ये बात याद रखने वाली है। जिस मीडियम में आपकी लाइट रे जाएगी फाइनली, एन उसी का लेना है, ठीक है। सो एन 2 का किसके रिस्पेक्ट में, पहले रिस्पेक्ट, पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं, इसको और थोड़ा सा डीपली मैं इसको बिल्कुल आपको क्लियर करना चाहूँ ताकि आप इसकी वजह से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई इसको पढ़ के बताइए, तो एन किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, जी से गिलास, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अगर गिलास की बात होगी तो एन जी लिखेंगे, मैंने कह दिया अगर भाई एयर की बात हो, अच्छा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन एक्चुअली हुआ क्यों। अगर बात पूछी जाए कि एक्चुअली आपका जो रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ तो समझ पा रहे हैं, सिंपल सा, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो वो कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट का नाम आपको मैंने डिटेल से लिखा है, ठीक है। सो ये आपके स्नेल्स लॉ था, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखिएगा। तो हम बात करने वाले थे रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली हुआ क्यों, आखिर क्या वजह है जो रिफ्लेक्शन हुआ, आखिर किस वजह से रिफ्लेक्शन हुआ। तो आप जानते हैं लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर लगेंगे तो 8 को क्या लिख देंगे आप 5, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। एक तब स्पीड है जब कोई मीडियम नहीं होगा, अगर कोई आपका दूसरा मीडियम आ जाए, तो जैसे आप ऐसे सिंपली समझ लीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, खाली रोड पर जाओगे तो बहुत तेज चलोगे, और अगर वहीं मान लीजिए बारिश होने लगी, मान लीजिए थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया मैंने सरफेस पर, तो फिर गाड़ी उतनी तेज नहीं चला पाएंगे। वहीं अगर और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, मान लीजिए आप किसी मार्केट में गाड़ी चला रहे हैं तो क्या तेज चला पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपका टकराने की संभावना ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर आप थोड़ा ऐसे कह सकते हैं कि जब आपका डेंसर हो जाएगा, डेंसर का मतलब क्या, पार्टिकल से ज़्यादा हो जाना। आप पार्टिकल्स में, पानी के पार्टिकल्स को मान लो, तुम इंसानों को मान लो, पार्टिकल्स तो एक प्रकार सब्सटेंस है। तो जिस मीडियम में पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर जनरली ये एक नेचुरल लॉ कह सकते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी स्पीड में क्या होते हैं, कमी आने लगती है। मीडियम आपका डेंसर, तो वेलोसिटी अपने आप कम हो जाए, वो चाहे लाइट हो चाहे तुम, वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जितना मीडियम डेंसर होता जाएगा, मान लीजिए पानी के बजाय आपने चारकोल डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, कोई ऑयल डाल दिया डेंसर वाला, तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। साउंड के लिए ऐसा नहीं है,
हम स्पेशली लाइट और तुम्हारी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जब आपकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तब तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी लाइट क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो आपकी जो लाइट की वेलोसिटी वो चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर डेंसर में जा रही तो क्या डिक्रीज हो जाएगी, और रेयरर में जा रही, मान लीजिए इस केस में यहाँ कम होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर डेंसर था, अभी खुला मैदान पा गया, रेयरर है, और खुला मैदान पाते ही क्या स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब मीडियम चेंज होते हैं तब तक वेलोसिटी क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है लाइट की, ठीक है। अच्छा, तो अब तुमने कहा सर एक्चुअली डेविएशन हुआ क्यों, रिफ्लेक्शन मतलब डेविएशन क्यों हुआ, तो उसकी मेन वजह होती है आपकी स्पीड का चेंज हो जाना, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक फिक्स जगह तक भेजा, मान लीजिए अभी बिल्कुल खाली, बिल्कुल साफ रोड है, रात मैंने आपको 12 बजे भेजा, बिल्कुल मौसम साफ है, कोई रोड पर भी दिक्कत नहीं, कोई हलचल भी नहीं। मैंने कहा 5 मिनट जाके आप वापस आइए, आप भाई 10 मिनट में आ गए। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से स्पीड से गए। अब मैंने आपको अगले ही दिन कहा, जब बारिश हो रही थी दिन में, वो भी जब भीड़ भाड़ हुई थी, मैंने कहा जरा जाओ और 10 मिनट में वापस आना। तुमने कहा सर कहाँ? मैंने कहा वहीं जहाँ कल गए थे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अब मैंने कहा वहीं जाओ और 10 मिनट में आना, तुम कहो सर कल तो सर कोई दिक्कत नहीं थी, कल हम बड़ी तेज गए थे, आज तेज नहीं चल पाएंगे। हमने कहा नहीं, झूठ बोल रहे हो, उतने ही टाइम में जाओ, उतने ही टाइम में वापस आओ। तो फिर आप क्या करें, कोई ना कोई शॉर्टकट फॉलो करें, क्योंकि टाइम आपको उतना ही मिला है, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। सो लगभग उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि यही केस होता है लाइट के साथ, कि आप इक्वल टाइम इंटरवल ही देते हैं आपकी आंखों के हिसाब से, जो आप एज्यूम करते हैं माइंड के हिसाब से। तो जितना आपने टाइम यहाँ दिया है उतना ही टाइम यहाँ देने वाले हैं। सो इस केस में आपका जो लाइट का पाथ है वो हल्का सा बदला हुआ दिखाई देता है। वजह क्या है, लाइट का पाथ चेंज करना नहीं, बल्कि क्या है, वेलोसिटी का चेंज हो जाना। जो आपकी वेलोसिटी है लाइट की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो जरा थोड़ा सा वेलोसिटी के लिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, आपके जो रूल्स हैं। तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि आपका जो पहले मीडियम में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 है, और यहाँ पर कितनी है, v2 है। अभी मैंने बताया ना वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, डेंसिटी का मतलब क्या है, सिंपली आप यहाँ पर लाइट में कैसे हम डेंसिटी की बजाय किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जो जितना मीडियम डेंस है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन, इसको बेटा अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा, है ना। यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चन भी हो जाते हैं क्लास 10th वालों के भी, और 12th वालों के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में इससे रिलेटेड, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, किसके बीच में, वेग और अपवर्तनांक में संबंध अगर देखा जाए। तो मैंने मान लिया कि ऐसे लिखा है 1 और 2, क्या लिखा है, पढ़ के बताइए क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकंड का, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। तो अगर इसके लिए आप वेलोसिटी में देखना चाहें तो वेलोसिटी अभी तो कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी भी लाइट की जो है वो हर एक मीडियम में फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो 1 और 2 है, 1 पहले तो v1 पहले, 2 बाद में तो v2 बाद में। यानी अगर आपसे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए कहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के बराबर होगा, है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद सेकंड मीडियम, और ब्रैकेट में गिवन v2, ठीक है। क्या है आपका अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, पहले माध्यम प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम प्रकाश चाल यानी v2 के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। सो ऐसे अगर मैं मान लीजिए ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे मैंने लिख दिया, ए का मतलब यहाँ एयर है, जी का मतलब गिलास है। मैंने कहा गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एयर इंडेक्स, तो इसको क्या लिखना है, BA, और क्या हो जाएगा BG, ठीक है। सिंपल सा है ना। तुमने कहा सर अच्छा मैं ऐसे लिखना चाहें, इसको लिखना चाहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, BG अपॉन BA, G पहले तो G पहले, A बाद में तो A बाद में। इसको ऐसे भी लिख सकते 1 अपॉन BA अपॉन BG, कोई दिक्कत, अरे BG जाएगा तो ऊपर, तो BG अपन में ही तो लिखा है। और A किसकी वैल्यू है, A किसकी वैल्यू है, क्या लिखा है, A लिखा हुआ है आपका ANG, यानी जो GNA है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन A, क्या लिखा A पहले G बाद में। यानी अगर आप इन सिंबल्स को चेंज कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्स हो जाएगा। यानी अगर 1 और 2 इक्वल टू क्या है, n है,
मैंने कहा 2n1 बताओ कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जब याद रखनी न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा आपकी यूज होने वाली है। और आगे के जो आपके डेरिवेशंस हैं, जहाँ से आपका कम से 12 से 14 नंबर के पेपर बनता ही उन्हीं डायरेक्शंस के बेस पर आगे लगभग सभी चैप्टरों में ये सारी चीजें होने वाली। प्रिज्म में आपका ये जो आपका सरफेस वाला चैप्टर है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, वहाँ पर जितने भी डायरेक्शन 5-7 डायरेक्शन हैं सब में आपका यूज होने वाला। लगभग 10 से 12 नंबर सिर्फ इतनी बात आपका गलत करवा देगा कि आपको पहली बात तो ये पता नहीं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका लेना है, तो हमेशा सेकंड जहाँ लाइट जा रही है उसका फाइनली लेना है, किसके रेस्पेक्ट में जहाँ से आई है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको चूज करना आना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए क्या उल्टा होता है, क्या इनवर्स, क्या आपका सीधे हो जाता है, क्योंकि अगर आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता है, कॉन्सेप्ट आपका मेन क्लियर नहीं है, तो फिर वहाँ पर रटते रह जाए, अच्छा यहाँ उल्टा कर दिए यहाँ सीधा कर दिए, तो फिर वो आपको दिक्कत क्रिएट कर रटना पड़ेगा आपको। तो एक्चुअली समझिए कि हमने क्या उल्टा कैसे क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि भाई एक वेलोसिटी फॉर्म में देखो तो ऐसे आएगा, जीआर लिख दो तो ऐसे हो जाए, ये तो उल्टा लिखा है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात है। तो इतनी बात होगी, मैंने वेलोसिटी से रिलेटेड बात बता दी, आपको रिफ्लेक्शन बता दी। अगर कई सारे मीडियम है तो वहां पर क्या होगा रिफ्लेक्शन, तो उसकी भी जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, इन चीजों का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए और तैयार जरूर कर लीजिएगा, इसको अपने अपने हिसाब से नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सीधे तौर पर तो कम पूछे, लेकिन इनका यूज लगातार होना, पूरी के पूरी रे ऑप्टिक्स में इनका यूज होना। ठीक है, सो हम बात करते हैं आगे कि अगर हम रिफ्लेक्शन थ्रू सेवरल मीडियम से बात कर रहे हैं, मतलब जब बहुत सारे मीडियम हो जाएं तब रिफ्लेक्शन का क्या केस जनरेट होगा, सो बात करते हैं उसकी भी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेवरल मीडियम, थ्रू सेवरल मीडियम। ठीक है, विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन, विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है, मैंने मान लिया पर कई सारे मीडियम में आप 1 2 3 मान सकते हैं, एयर वाटर गिलास ऐसे मान सकते हैं, कई सारे मीडियम मान लेते हैं। ये आपका पहला मीडियम हो गया और दूसरा मीडियम हो गया। इस तरीके से मान लीजिए ऊपर आपका क्या है, एयर है, और फिर यहाँ पर जो है आपका ये मान लीजिए वाटर है, और इसके बाद जो आपका तीसरा मीडियम है वो मान लीजिए आपका क्या है, गिलास है ना। तो इस तरीके से मैंने कई सारे मीडियम मान लिए, आप ऐसे ही मान सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। तो अच्छा, गिलास तो वाटर के रेस्पेक्ट में ज्यादा ही डेंसर होगा, तो मान लीजिए इस तरीके से कोई लाइट रे आई ऐसे, ये यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। तो एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, तो इसको कहाँ जाना चाहिए, जाना तो चाहिए था भाई इसको ऐसे, जिसको निकल जाना चाहिए था उसके इस डायरेक्शन में ही चलना चाहिए ऐसे। लेकिन हम क्या पाएंगे कि जब ये आपकी एयर से वाटर में गई तो क्या हो जाएगी, हल्का सा नॉर्मल की ओर झुक जाएगी इस तरीके से, ये झुक गई। अब जब ये अब कहाँ जा रही, वाटर से गिलास में जा रही, तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो इसको जानते चाहिए ऐसे, एक थोड़ी सी और झुक जाएगी, ये तो हो जाएगा। अब जब इस वाली सरफेस पर जाएगी, ये इस वाली पर सरफेस पर जाएगी, तो हम क्या पाएंगे, अभी कहाँ जा रही है, डेंसर से, अभी फिर से घूम फिर के कहाँ आ गई, एयर में आ गई है। अब डेंसर से एयर में जाएगी तो क्या होगी, इधर की ओर जा रही थी, क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, इधर से ऐसे झुक जाएगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से देखते हैं, कुछ ऐसे। इसको जाना चाहिए था कहाँ, इधर की ओर जाना चाहिए था,
लेकिन क्या होगी, नॉर्मल से तुरंत दूर चली जाएगी। और हम क्या पाएंगे कि जो ये दोनों लाइट रे हैं ये एक दूसरे क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो इनके बीच का जो गैप है उसे नाम देते हैं हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट हिंदी में कहते हैं इसको। अब लाइट रे देखो कई सारे मीडियम से होकर आई, हमें तो पता नहीं था कहां से आई, लेकिन हमने जब देखा कि लाइट रे जाना चाहिए इधर और एक्चुअली जा रही है इधर, तो अंदर ही डिस्प्लेस हो गई। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में कहते हैं इसको आंतरिक विस्थापन। क्या कहते हैं इसको, आंतरिक विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब अगर बात की जाए जरा वेलोसिटी, मैंने मान लिया यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है, एयर में, तो एयर वाला मान लो। यहाँ आपका क्या वाटर, तो यहाँ वेलोसिटी v मान लो। यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे v गिलास। और जब फाइनली कहाँ पहुंच गई, एयर पहुंच, तो इसको क्या मान लिया, फिर से v। तो जब घूम फिर के फिर से एयर से निकली, एयर में आ गई, तो इस केस में इसके रिस्पेक्टिव फाइनल का देखा जाए तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना माना जाएगा, 1। एयर के रिस्पेक्टिव एयर का 1 ही तो होगा। अरे जब उसी की उसी से तुलना करो तो तुलना क्या होगा, जितना वो उतना ही हो, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 1 रहेगा। 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो होगा नहीं। ठीक है ना। सो या ऐसे हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए एंगल क्या आई है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और ये क्या है आपका एंगल ई है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इमर्जेंट हिंदी में कहते हैं इसको निर्गत कोण। जब लाइट रे निकली तो उसने जो एंगल बना उसे क्या कहते हैं, निर्गत कोण, वो ई है। तो इस केस में आई और ई की जो आपका वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का किसके रेस्पेक्ट में लिखना जरूर सीख लीजिए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर में जाएगा। पहले बात होगी पहले केस की। ठीक है। ये पहला केस, फिर ये दूसरा केस, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा केस। तो पहले गई एयर से वाटर में, फिर कहाँ जा रही है, वाटर से गिलास में, तो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, गिलास का वाटर से। फिर कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, कहाँ से, गिलास से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो मैं कहा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। ये क्या लिखा है, BA/BW, कोई दिक्कत, ए पहले से BA/W वाला। ये क्या लिखा आपका BW/BG, और ये क्या लिखा है आपका BG/BA। जरा इसको सॉल्व करके देखो, BA से BA, यानी जब आपकी लाइट रे घूम करके एयर से चली, एयर में आ गई, 3 है 3, 4 हो 4, जितने भी हो कोई दिक्कत नहीं। अगर घूम फिर के वापस आए तो जब आप सभी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आप इनटू करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है। आप 3 के लिए लिख सकते हैं, 4 के लिए लिख सकते हैं। मैं लिख के देखता हूँ। जैसे देखिए ऐसे लिख दीजिए आपने, पहले से कहाँ गया, दूसरे में, जहाँ खत्म वहीं से शुरू, दूसरा से शुरू, कहाँ जाएगा, पहले में तो वापस चला नहीं जाएगा, तीसरे में। तो मैंने कहा सर अब तीसरे से शुरू, अगर 3 ही मीडियम है तो अब घूम फिर कहाँ पहुंचे, पहले तो मैंने चौथा भी है, तो 3 and 4 पर खत्म, तो 4 and क्या, अब लास्ट में फिर इनिशियल बना जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा 1। सो आप ऐसे निकाल सकते हैं, अपनी तरफ से फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 ही मीडियम है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 3 से सीधे 1 पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने मान लिया दिया है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना दिया, ये मान लीजिए दिया आपका 4/3, और दिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिलास दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया 3/2। वो पूछ रहा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताइए गिलास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। तो कैसे शुरू करेंगे, अरे अब 3-4 मीडियम की बात होगी ना, तो वही सेवरल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो पूछा वहीं से फॉर्मूला लिखना शुरू कर दीजिए। WNG, G पर खत्म तो G से शुरू, W नहीं आएगा, कोई तीसरा कौन है, एयर है, कहीं से भी शुरू कर सकते। एयर पर खत्म तो एयर से शुरू, अब G नहीं आएगा, तीसरा कौन, W इक्वल टू क्या आएगा, अपने आप 1W से W तक पहुंच गया। इसकी वैल्यू पता है कितनी है, WNG की वैल्यू तो निकालना है, तो WNG को वैसे ही लिखा रहने दीजिए। अच्छा, AGNA लिखा है और आपको पता क्या है, ANG। तो अभी हमने सबसे पहले शुरुआत में बताया था कि जब उल्टा हो जाए तो आप उल्टा कर दीजिए, GNA कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अरे मैं इसको आगे पीछे कर दे तो ये भी क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो ये हो गया 2/3। A and W तो गिवन नहीं था, कितना 4/3 इक्वल टू कितना 1।
ये वो क्वेश्चन जो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। अगर क्लास 12th में तो आपने क्वेश्चन कई बार सॉल्व किया होगा। जब इसको सॉल्व करें 3 3 जा 9 ऊपर गया, 4 2 जा 8 नीचे आ जाए, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो इन सेवरल मीडियम वाले का यूज यहाँ पर है कि आप इस तरीके से आप किन्हीं अदर्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, जो कि आपका 12th में ये क्वेश्चंस में भी यूज होगा, अंक के चैप्टर्स में। कहते हैं लेंस है उसे लिक्विड में डाल दिया, फिर वाटर में डुबो दिया, पहले यहाँ पर इमेज बन रही थी, अब इमेज कहाँ पर बनेगी। मैं देखिए पहले से प्री प्लानिंग लेके चल रहा हूँ ताकि आपको पहले से जो डाउट आने वाले हैं उनको मैं अभी से क्लियर कर दूँ, तो आपको वहां पर जब जाएंगे तो कॉन्फिडेंस होंगे, अच्छा ऐसा होता हमें पता है, नहीं तो फिर वहां पर ये चीज रटनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, सिंपल से इसकी एप्लीकेशन है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन थ्रू सेवरल मीडियम। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल की, और यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम बात नहीं करेंगे, हम सीधे फिर चलेंगे, कल एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, नहीं तो ऐसा करते हैं कल क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं, और एक छोटा सा आपका डेरिवेशन है कि अगर मान लीजिए किसी लिक्विड में कोई ऑप्टिकल सोर्स रखा है, या मान लीजिए कोई मछली है, तो वो कितना ज़्यादा एरिया देख पाएगी। सो वो डेरिवेशन और क्रिटिकल एंगल की बात कर लेंगे। और वो वाला लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि वहाँ से एक न्यूमेरिकल्स आपका जो है विजुअल वर्ल्ड वाला वो फंस जाता है, आ भी जाता है। सो ये आपका आज का बेसिक था, इसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिए अगले लेक्चर तक, और मैं अगला लेक्चर आपका जल्दी से अपलोड कर दूंगा। सो उसके बाद फिर आपके जो आपका मेन पोर्शन डेरिवेशन वाला वो चालू हो जाए, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप बाकी अभी नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टर्म सेकंड पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चलने वाला हूं, इसमें मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर बाकी पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।